अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अजमल खान हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान देख रहे हैं। अपकमिंग तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जॉब्स की तैयारी के लिए रेवेन्यू लॉज प्रिपरेशन में पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का चैप्टर 7 जो है उसका सेक्शन पार्ट 2 मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो से पिछली वीडियो जो कि मैं लिंक कर दूंगा इस वीडियो के साथ, उसमें हम चैप्टर नंबर 6 जो लैंड रिकॉर्ड्स के हवाले से है उसका पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के चैप्टर 6 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसमें हम चैप्टर नंबर 6 ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट के अपकमिंग जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार की सीट्स हैं उनकी तैयारी के लिए मेरा एक सेशन स्टार्ट हो चुका है जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये बेसिकली जीके और लॉज बेसिक टेस्ट है जिसमें डेली बेसिस पे आपको जीके का मटेरियल दिया जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। 24 आवर में आपको रीडिंग असाइनमेंट दी जाएगी। 24 आवर बाद जैसे ही आप उसको कंप्लीट करेंगे आपके साथ ऑनलाइन जीके का एक टेस्ट शेयर किया जाएगा जो कि गूगल फॉर्म बेस्ड टेस्ट होगा। आप उसको टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी जीके की तैयारी होती जाएगी और साथ साथ डेली बेसिस पे आपको रेवेन्यू लॉ का एक लेक्चर मिलेगा। आप उस लेक्चर को सुनेंगे, जैसे ये अभी लेक्चर एक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप लेक्चर को जब सुनेंगे तो नेक्स्ट डे उसी लेक्चर में से जो सेक्शन हमने पढ़े होंगे उसमें उसमें से एक रेवेन्यू लॉस का गूगल फॉर्म बेसिक टेस्ट होगा। यूं एक दिन रेवेन्यू लॉ का टेस्ट होगा, अगले दिन जीके का टेस्ट होगा। अल्टरनेट डेज के ऊपर ये जीके और रेवेन्यू लॉज के जो टेस्ट चलते रहेंगे। इसमें 2 मंथ में मैं 3 रेवेन्यू लॉज के एक्ट जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 ये खत्म करूंगा 2 महीनों में। और 2 महीनों में हम जीके की 100% तैयारी करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो इस नायब तहसीलदार और तहसीलदार की अपकमिंग सीट्स के लिए ये जो बैच है ये इंतहाई यूजफुल, इंस्ट्रूमेंटल और बेनिफिशियल है। इस सेशन में की टोटल फी जो है वो 6,000 है, यानी पर मंथ फीस 3,000 है और 2 महीनों की फीस 6,000 है। लेकिन जो फर्स्ट 50 कैंडिडेट्स हैं उनको 50% फीस वेव ऑफ, यानी उनको फर्स्ट 50 कैंडिडेट्स को 50% डिस्काउंट मिलेगा। यानी 6,000 की बजाय 2 महीनों की फीस 3,000 होगी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जहां पे मेंशन है 03326896 568, इसके ऊपर व्हाट्सएप करके अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना सिटी मेंशन करके आप इस सेशन में शामिल हो सकते हैं जिसमें 2 मंथ में जीके एज वेल एज रेवेन्यू लॉज की A to Z मुकम्मल तैयारी मैं करवाऊंगा जो बेसिकली असाइनमेंट बेस्ड, टेस्ट बेस्ड और रेवेन्यू लॉज की लेक्चर बेस्ड तैयारी होगी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें ताकि फर्स्ट 50 कैंडिडेट्स में आप शामिल होके 50% डिस्काउंट हासिल कर सकें। अब हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो है उसका चैप्टर नंबर जो 6 है जो बेसिकली डील करता है रिकॉर्ड्स को, यानी लैंड रिकॉर्ड्स। इसका पार्ट 1 हमने पढ़ा जिसमें सेक्शन 39 से लेकर हमने सेक्शन 41 सब सेक्शन ए, सब सेक्शन बी एंड सब सेक्शन सी पढ़े। ये पार्ट 1 में हमने पढ़े। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2 जो बेसिकली सेक्शन 42 से लेकर सेक्शन 48 तक जाएगा। इसमें हम बेसिकली किन चीजों पर डील करेंगे कि जो लैंड रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं उसका प्रोसीजर क्या होता है, म्यूटेशन यानी इंतकाल का क्या प्रोसीजर है, जो लैंड रिकॉर्ड में या लैंड रिकॉर्ड की जो मेंटेनेंस होती है उसमें जो डिस्प्यूट्स आते हैं उनको कैसे डील किया जाता है, फी जो है गवर्नमेंट की जो मुकर्रर होती है डिफरेंट लैंड प्रोसीडिंग्स में, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको कैसे डील किया जाता है और पेनल्टीज क्या है। इससे पिछला लेक्चर जो था पार्ट 1 उसमें हमने रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को देखा जो सेक्शन 39 डील करता था और उसके हमने कंटेंट्स देखे रोम को। इसी तरीके से हमने पीरियडिकल रिकॉर्ड्स देखे जो सेक्शन बेसिकली 41 था और उसके बाद हमने कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड देखे जो सेक्शन बेसिकली था 41A, 41B एंड 41C। अभी हम देखेंगे कि ये जो लैंड रिकॉर्ड्स को जब अपडेट किया जाता है जिसको हम पीरियडिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं,
या कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं। तो जब लैंड रिकॉर्ड्स को जब अपडेट किया जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, वो इस लेक्चर में हम देखेंगे, सेक्शन 42 से लेकर सेक्शन 48 तक। ये जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है कि लैंड रिकॉर्ड को रिकॉर्ड अपडेट करने का जो प्रोसीजर है, ये बेसिकली स्टार्ट होता है म्यूटेशन से। आज का जो लेक्चर है, म्यूटेशन को हम आम अल्फाज में, उसके लिए वर्नेकुलर टर्म टर्म जो है वो है इंतकाल। आम अल्फाज में, पंजाबी में, सराइकी में हम इंतकाल कहते हैं, और लैंड रेवेन्यू की लैंग्वेज में हम उसको म्यूटेशन कहते हैं। जब भी ओनरशिप यानी मलकियत के हकूक, या जिसको हम राइट्स कहते हैं, जब किसी जमीन में किसी शख्स के लैंड राइट्स चेंज होते हैं, जो ओनरशिप राइट्स चेंज होते हैं, तो वो जो चेंज है उसको लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में एंटर किया जाना चाहिए, रजिस्टर किया जाना चाहिए, और उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि अगर एक लैंड ओनर फोत हो गया है तो उसके बच्चों में इनहेरिटेंस की एंट्रियां जाती हैं उनके नाम पे। अब लैंड रिकॉर्ड के जो राइट्स हैं बच्चों के नाम पे जाते हैं, पहले वालिद के नाम पे थे। तो ये क्या है, बेसिकली म्यूटेशन का केस है। इसी तरीके से सेल ऑफ लैंड, अगर किसी ने जमीन बेच दी है तो अब सेल म्यूटेशन होगी, यानी अब जो परचेजर होगा उसके नाम पे लैंड रिकॉर्ड के राइट्स ट्रांसफर हो जाएंगे, तो एंट्री की जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी ए शख्स ने बी को गिफ्ट दे दिया, जिसको हम अरबी में हिब्बा कहते हैं, तो उसको भी बेसिकली एंट्री होती है, एक से अब बी के नाम वो जमीन हो जाएगी। तो इस ये भी गिफ्ट म्यूटेशन होती है। और इस तरीके से मॉर्टगेज होती है कि अगर कोई शख्स जो है वो जमीन रहन रखता है, तो अगर वो बैंक के नाम रखता है, तो अब पहले जमीन एक शख्स के नाम पे थी, अब वो बैंक के नाम पे चली जाती है, तो ये भी बेसिकली मॉर्टगेज म्यूटेशन है। और अगर कोई कोर्ट की डेक्री आ गई है, कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया है, तो अब वो कोर्ट डेक्री या कोर्ट म्यूटेशन या डिग्री डेक्री म्यूटेशन जो है, वो भी उसकी भी एंट्री की जानी चाहिए लैंड रिकॉर्ड्स में। ये जो तमाम प्रोसीजर्स हैं जो मैंने बातें अभी मिसाल 5 मिसालें दी, इसमें लैंड रिकॉर्ड चेंज होंगे, और ये जो चेंज होगी इसकी एंट्री होगी कहाँ पे होगी, रजिस्टर ऑफ म्यूटेशंस में। और कौन करेगा, पटवारी करेगा। ये हम पहले पार्ट ए में पढ़ चुके हैं, अब मजीद हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में सेक्शन 42 से लेकर सेक्शन 48 तक, बेसिकली 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48, ये म्यूटेशन का प्रोसेस है। यानी आपसे तहसीलदार और नायब तहसीलदार के इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है, या इवन टेस्ट में भी आ सकता है कि सेक्शन 42 टू 48 डील्स विद, तो जवाब क्या होगा, म्यूटेशन। यानी इंतकाल का जो प्रोसेस है वो सेक्शन 42 से स्टार्ट होता है और सेक्शन 48 पे एंड होता है। सेक्शन 42 हम पहले पहले देख लेते हैं। सेक्शन 42 ये है कि पीरियाडिकल रिकॉर्ड का वो हिस्सा बनाना जिसका ताल्लुक लैंड ओनर से है, जो जमीन के मालकान से है। यानी जमीन के मालकान से मुतालिक पीरियाडिकल रिकॉर्ड को मेंटेन करना, रिकॉर्ड कीपिंग करना। तो ये सेक्शन 42 का ताल्लुक लैंड ओनर से जुड़े हुए पीरियाडिकल रिकॉर्ड को मेंटेन करना, प्रिपेयर करना, रजिस्टर करना, एंट्री करना है। इसका बुनियादी असूल क्या है कि जब भी कोई शख्स एक राइट को अक्वायर करता है, यानी जब वो जमीन ले लेगा, तो किसी भी स्टेट के अंदर एज ए लैंड ओनर, जब वो किसी भी जमीन में अपना राइट अक्वायर करेगा, यानी उसका मालिक बनेगा, तो ही मस्ट रिपोर्ट इट टू द पटवारी। उसे चाहिए कि वो पटवारी को बताए कि मुझे फलां स्टेट के अंदर फलां कनाल या मरला या एकड़ या जो भी है, उसमें मेरा इतना रकबा जो है वो मेरे नाम पे अब हो गया है, मैं उसको खरीद चुका हूं, जब मुझे गिफ्ट कर दिया गया है, या मेरे वालिदैन की तरफ से मुझे इनहेरिटेंस में मिल चुका है उनके इंतकाल पे, या व्हाटसोएवर, या किसी भी तरीके से अगर उसने कोई पार्टीशन हुई है, तो उसे चाहिए कि जब भी उसके नाम पे कोई जमीन आती है, उसे कोई राइट अक्वायर होता है, तो वो रिपोर्ट करे किसको, पटवारी को। अब ये एक बेसिकली असूल है सेक्शन 42 का। अब पर्पस क्या है कि जब भी वो पटवारी को अपडेट करेगा, तो पटवारी क्या करेगा, म्यूटेशन रजिस्टर में और अपनी वाकयाती जो रोजनामचा है उसमें एंटर करेगा, और यूं जो ओनरशिप का रिकॉर्ड है वो अपडेट होता जाएगा, मेंटेन होता जाएगा इस तरीके से। अब कौन रिपोर्ट करेगा, जो शख्स राइट अक्वायर करेगा किसी भी जमीन में, वही रिपोर्ट करेगा। अगर इनहेरिटेंस है, अगर वालिद की डेथ हो गई है और प्रॉपर्टी राइट्स बेटों को या बेटियों को ट्रांसफर हो गए हैं, तो बेटों और बेटियों को चाहिए कि वो अक्विजिशन ऑफ राइट के बारे में रिपोर्ट करें पटवारी को। इसी तरीके से दूसरी मिसाल ये है कि अगर कोई लीगल अथॉरिटी है, अगर लीगल अथॉरिटी यानी कि कोई कोर्ट की डेक्री है इशूड बाय कोर्ट, अगर कोर्ट ने कोई डेक्री इशू की है, कोई जजमेंट दी है, कोई ऑर्डर दिया है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिसीज्ड पर्सन प्रॉपर्टी, कि अगर एक बंदा मर गया है और उसकी प्रॉपर्टी के हवाले से कोर्ट ने कोई डेक्री दी है, कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है, तो उसको भी
रिपोर्ट किया जाना चाहिए पटवारी को। इसी तरीके से अदर कोई नोटिफाइड मॉड्स हैं, यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अगर कोई और तरीके बताए हैं तो उन तरीकों से भी बेसिकली जो जो जमीन के अंदर राइट्स किसी के न्यू प्रोड्यूस हुए हैं तो वो पटवारी को बताए जाने चाहिए। अब ये रिपोर्टिंग का प्रोसीजर क्या होगा? जो शख्स भी राइट्स किसी जमीन में अक्वायर कर रहा होगा, ही शैल रिपोर्ट इट टू पटवारी। और पटवारी कौन सी स्टेट का होगा? उसी स्टेट का जिसमें उसको जमीन में राइट्स मिले हैं। तो जो शख्स भी रिपोर्ट कर रहा होगा वो कंसर्न पटवारी को बताएगा। पटवारी क्या करेगा? पहला पटवारी काम ये करेगा कि उसको रोजनामचा, यानी कि अपनी पटवारी अपनी डायरी में, डेली जो डायरी उसकी होती है उसमें वो रिकॉर्ड करेगा। और रोजनामचा को हम डेली डायरी भी कहते हैं पटवारी की। दूसरे स्टेप में वो क्या करेगा? वो एक फ्री कॉपी देगा जो रिकॉर्डेड वो एंट्री करेगा कि फलां के नाम पे, असलम के नाम पे, ये शाजिया के नाम पे एंट्री हो चुकी है। तो वो जो एंट्री वो करेगा वो उस एप्लीकेंट को भी देगा उसकी फ्री कॉपी कि आपने चूंकि एक ये रिपोर्ट दी है, मैं और अपने रोजनामचा में अपनी डेली डायरी में एंटर कर चुका हूं, अब इसकी ये कॉपी आपके पास भी रिकॉर्ड रहे। उसके बाद अगर जो बंदा रिपोर्ट करने वाला है अगर वो माइनर है, यानी मेजर नहीं है, 18 साल का नहीं है, या वो अनएबल टू रिपोर्ट है, यानी कि वो इस काबिल नहीं है, इनसेन है, माइनर है, फिजिकल अनएबल है, यानी जिस्मानी तौर पे माजूर है, नहीं जा सकता, या लीगली इनकैपेबल है, यानी कि कोर्ट की नजरों में वो अभी इस काबिल नहीं हुआ कि वो अपना रिपोर्ट कर सके, तो उस सूरत में जो उसका गार्डियन होगा, जो उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा होगा, वो क्या करेगा? पटवारी को रिपोर्ट करेगा। उसके बाद अब पटवारी क्या करेगा? हमने बताया कि पटवारी पहले रोजनामचा में एंट्री करेगा। उसके बाद पटवारी सेक्शन 42 के अंदर सबसे पहले वो रोजनामचा में एंट्री करेगा, यानी डेली डायरी में। उसके बाद वो म्यूटेशन रजिस्टर में, जो इंतकाल का रजिस्टर होता है बेसिकली, उसमें वो एंट्री करेगा। वो म्यूटेशन रजिस्टर इनहेरिटेंस म्यूटेशन हो सकती है, मोर्टगेज म्यूटेशन हो सकती है, या कोर्ट की तरफ से म्यूटेशन हो सकती है, या किसी भी सूरत में, यानी कि हिब्बा गिफ्ट की तरफ से म्यूटेशन हो सकती है, किसी भी सेंस में। तो म्यूटेशन का मतलब है इंतकाल, यानी एक शख्स से आप दूसरे शख्स के नाम पे वो जमीन चली गई है या उसके राइट्स चले गए हैं। अब ये जो रिकॉर्ड अक्विजिशन है बेसिकली ऑफ राइट्स, अगर उस शख्स पटवारी के नॉलेज में आती है कि किसी बंदे ने रिपोर्ट नहीं किया, तो पटवारी खुद भी रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में एंट्री कर सकता है और वाकयाती जो रजिस्टर है, यानी कि जो उसकी जो डेली डायरी है जिसको हम रोजनामचा कहते हैं, उसमें एंट्री कर सकते हैं अगर उसको किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। अब जब वो किसी म्यूटेशन रजिस्टर के अंदर मेंशन कर चुका है कि ए से बी के नाम जमीन चली गई है, ए से बी के नाम लैंड के राइट्स चले गए हैं, तो वो जो म्यूटेशन का जो रजिस्टर होगा उसकी वो पिक्चर बना के या उसका वो एक रिकॉर्ड बना के पटवारी जो है वो डिस्प्ले भी करेगा। डिस्प्ले क्यों करेगा? ताकि जो लैंड के रिकॉर्ड्स हैं वो ट्रांसपेरेंट रहे, वो चीज हिडन ना हो, पब्लिक नॉलेज में आ जाए कि ए से जमीन बी को चली गई है। और अगर कोई किसी बंदे को कोई एतराज होगा तो वो एतराज के लिए रजू करेगा। अब अगर पटवारी जो है वो रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करता, या वो अपने रोजनामचे में या डायरी में या अपने रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में वो एंटर नहीं करता, या और वो अगर वो रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में एंटर कर देता है लेकिन वो उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले नहीं करता फॉर द पब्लिक, तो उससे क्या होगा कि जो बंदा अफेक्ट हुआ है उस जमीन से, जिस बंदे के राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं, वो क्या कर सकता है? ही आर शी कैन रिपोर्ट टू रेवेन्यू ऑफिसर। वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास जा सकता है कि पटवारी ने, मुतलका स्टेट के पटवारी ने, या तो रजिस्टर म्यूटेशन में रिकॉर्ड नहीं किया या रोजनामचा में एंटर नहीं किया। तो वो जो अफेक्टेड पर्सन होगा, जो विक्टिमाइज्ड है, जो इन्फ्रिंज्ड पार्टी है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, वो रेवेन्यू ऑफिसर को रिपोर्ट करेगी। और रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा? उस म्यूटेशन की एंट्री करवाएगा। और कैसे करवाएगा? कि रेवेन्यू ऑफिसर बेसिकली ऑर्डर इशू करेगा पटवारी को कि आप इसकी एंट्री करें। अब इंक्वायरी बाई रेवेन्यू ऑफिसर की भी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 42 का सब सेक्शन है इसका, कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसको इन्फॉर्म किया जाता है, कोई अग्रीड पार्टी बताती है कि मेरे राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं, पटवारी ने रोजनामचा में यानी डेली डायरी में या रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में एंट्री नहीं की या उसको डिस्प्ले नहीं किया, तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा? रेवेन्यू ऑफिसर देखेगा कि म्यूटेशन की जो एंट्रीज हुई हैं रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन, उनको चेक करेगा कि क्या वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फिर वो अक्विजिशन ऑफ राइट्स को प्रोव करेगा कि क्या वाकई एक शख्स से दूसरे शख्स को राइट जो है वो मुंतकिल हो गए हैं, किसी और शख्स ने राइट अक्वायर कर लिए हैं। फिर वो चेक करेगा, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को देखेगा। जैसे कोई कोर्ट ऑर्डर इशू करती है तो वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, इसी तरीके से म्यूटेशन के जो बाकी डॉक्यूमेंट्स होंगे ऑफिशियल, वो कोर्ट के डिग्रीज को भी देखेगा। तो वो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को प्रोब करेगा, चेक करेगा।
और जब वो इंक्वायरी कर लेगा, चेक कर लेगा, तो वो अप्रोप्रिएट ऑर्डर इशू करेगा। वो ऑर्डर किसको इशू करेगा? कंसर्न स्टेट के पटवारी को। और वो जो ऑर्डर होगा उसमें यही ताकीद होगी कि आप ये एंट्री करें या इसको ओमिट कर दें। अब म्यूटेशन प्रोसीडिंग का फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं कि ये इंतकाल का जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे होगा। सबसे पहले बंदा, एक एप्लीकेंट जो होगा, वो रिपोर्ट करेगा कि मेरे नाम पे जमीन जो है वो आ चुकी है। पटवारी को रिपोर्ट करेगा। पटवारी किस में एंट्री करेगा? म्यूटेशन रजिस्टर में, इंतकाल वाले रजिस्टर में। और फिर अगर म्यूटेशन रजिस्टर में पटवारी ने एंट्री नहीं की या उसने डिस्प्ले नहीं किया, तो फिर जो अफेक्टेड बंदा है वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाएगा। रेवेन्यू ऑफिसर इंक्वायरी करेगा और एक ऑर्डर इशू करेगा। और जो ऑर्डर इशू करेगा उसकी रोशनी में पटवारी क्या करेगा? जमाबंदी को, यानी पीरियडिकल रिकॉर्ड को क्या करेगा? अपडेट करेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देख लेते हैं। रोजनामचा क्या होता है? पटवारी जो डेली बुनियाद पे एक डेली डायरी लिखता है, जो भी विलेज में इवेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं रोजनामचा या डेली डायरी। म्यूटेशन रजिस्टर वो रजिस्टर होता है जिसमें लैंड रिकॉर्ड में ओनरशिप के राइट्स जब चेंज होते हैं एक शख्स से दूसरे शख्स को, इनहेरिटेंस की वजह से, सेल की वजह से, मोर्टगेज की वजह से, पार्टीशन की वजह से, या गिफ्ट की वजह से, तो उस म्यूटेशन रजिस्टर में बेसिकली किसी शख्स के जो लैंड राइट्स होते हैं, जब एक शख्स से दूसरे शख्स में चेंज होते हैं तो ओनरशिप चेंज होती है बेसिकली, तो वो म्यूटेशन रजिस्टर, इंतकाल के रजिस्टर में दाखिल किए जाते हैं। ये होता है म्यूटेशन रजिस्टर। उसके बाद म्यूटेशन ऑर्डर होता है कि जब रेवेन्यू ऑफिसर इंक्वायरी करेगा कि पटवारी ने अगर रिकॉर्ड म्यूटेशन रजिस्टर में मेंटेन नहीं किया, या रोजनामचा में एंटर नहीं किया, या उसने म्यूटेशन रजिस्टर के रिकॉर्ड को डिस्प्ले नहीं किया पब्लिक प्लेस पे, तो वो क्या करेगा? जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो इंक्वायरी के बाद एक ऑर्डर इशू करेगा। वो या तो जो पटवारी के रिकॉर्ड को ओके करेगा, अप्रूव करेगा, या उसको रिजेक्ट करेगा। इस ऑर्डर को, जो रेवेन्यू ऑफिसर का ऑर्डर होता है, उसको हम म्यूटेशन ऑर्डर कहते हैं। अब हमने ये सेक्शन 42 डिटेल से डिस्कस कर लिया। इसके कुछ सब सेक्शंस भी हैं। जैसे 42 का सब सेक्शन 8 है कि म्यूटेशन की जो इंक्वायरी हो रही होगी, जो रेवेन्यू ऑफिसर कर रहा होगा, वो कहाँ पे कर रहा होगा? वो कॉमन असेंबली ऑफ द स्टेट कर रहा होगा। स्टेट कहते हैं किसी इलाके में माहौल मौजक हो, उसकी कॉमन असेंबली में। यानी कहने का मतलब ये है कि जहां पे विलेज कम्युनिटी इकट्ठी होती है। मकसद क्या होगा? कि ओपननेस हो, ट्रांसपेरेंसी हो, कोई चीज हिडन ना हो, फ्रॉड ना हो रहा हो, बल्कि पूरे गांव के सामने, कम्युनिटी के सामने, जहां पे लोग इकट्ठे गैदरिंग होती है, वहां पे ये बेसिकली म्यूटेशन की कार्रवाई की क्या हो रही होगी? इंक्वायरी हो रही होगी। उसके बाद 42 सेक्शन सब सेक्शन 9 में ये है कि जब एक रेवेन्यू ऑफिसर जब एक इंक्वायरी करेगा और एक अपना ऑर्डर इशू करेगा कि पटवारी का रिकॉर्ड ओके है, अप्रूवल करेगा, या उसकी रिजेक्शन जब करेगा, तो वो जो ऑर्डर होता है उसको म्यूटेशन ऑर्डर कहते हैं। उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? जब पटवारी जब कोई रेवेन्यू ऑफिसर अक्विजिशन को अप्रूव करेगा कि हाँ वाकई ए से बी के नाम जो है, ए जो है वो बी से जमीन अक्वायर कर चुका है, या बी ए से जमीन अक्वायर कर चुका है, तो फिर वो पीरियडिकल रिकॉर्ड को चेंज करवाएगा कि अब चूंकि म्यूटेशन हो चुकी है, इनहेरिटेंस की वजह से, ट्रांसफर की वजह से, पार्टीशन की वजह से, या मोर्टगेज की वजह से, या गिफ्ट की वजह से, तो अब जो है इस पीरियडिकल रिकॉर्ड को चेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि अब ए से बी के नाम जमीन चली गई है। और पुराना जो रिकॉर्ड होगा, जो इनकरेक्ट एंट्री होगी, उसको रिमूव कर दिया जाएगा, और न्यू एंट्री जो है या न्यू राइट जो है वो एंटर कर दिया जाएगा। उस मिसाल के तौर पे पुरानी जमाबंदी जो है उसमें लिखा हुआ था कि अली ओनर है। इनहेरिटेंस, अब अली जो है वो फौत हो गया, उसके बच्चों के नाम जमीन आ गई है, तो अब अली का नाम रिमूव कर दिया जाएगा, और अहमद और बिलाल उसके अगर बेटे हैं उनके नाम पे वो ओनर शो होना शुरू हो जाएंगे। तो पुरानी एंट्री रिमूव हो जाएगी, न्यू एंट्री में अली की बजाय अहमद और बिलाल के नाम पे जमीन शो हो जाएगी। अब सेक्शन 42 का सब सेक्शन 10 हम देखते हैं कि अगर म्यूटेशन का जो डिसीजन है, अगर उसमें डिले हुई है, यानी कि अगर विद इन 3 मंथ्स कोई रेवेन्यू ऑफिसर ने, यानी कि एक पटवारी ने एंट्री करनी थी, पटवारी ने एंट्री नहीं की, अफेक्टेड पार्टी चली गई है रेवेन्यू ऑफिसर के पास, रेवेन्यू ऑफिसर के ऊपर इनकम्बेंट है, जरूरी है कि वो विद इन 3 मंथ्स कोई ऑर्डर पास करे। या तो वो पटवारी के फैसले को ओके करे कि पटवारी ने ओके किया है, अगर वो कहता है कि पटवारी ने गलत एंट्री की है तो वो उसको रिजेक्शन करे, डिसअप्रूव करे कि ये रिकॉर्ड जो है जमाबंदी को चेंज किया जाए। अगर रेवेन्यू ऑफिसर विद इन 3 मंथ्स कोई ऑर्डर पास नहीं करता, कोई म्यूटेशन डिसीजन नहीं सुनाता, तो फिर क्या होगा? वो क्या करेगा? वो रीजन लिखेगा कि मैंने 3 मंथ से डिले क्यों किया है। किसको रीजन लिखेगा? कलेक्टर को। और कलेक्टर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर डीसी को कहते हैं कलेक्टर। तो अगर कोई कलेक्ट जो रेवेन्यू ऑफिसर है जिसने की पटवारी ने अगर म्यूटेशन रजिस्टर में एंट्री नहीं की, या की है और उसको डिस्प्ले नहीं किया, या पटवारी ने रोजनामचे में एंट्री नहीं की और अफेक्टेड पार्टी चली गई रेवेन्यू ऑफिसर के पास, तो रेवेन्यू ऑफिसर ने विद इन 3 मंथ्स अगर कोई म्यूटेशन डिसीजन नहीं सुनाया, तो फिर क्या होगा? जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा वो रीजन लिखेगा कलेक्टर को अपने डीसी ऑफिस, यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है रेवेन्यू का, जिसको हम कलेक्टर कहते हैं, जिसको डीसी भी कहते हैं, जो डिप्टी कमिश्नर होता है,
उसको वो रीजन लिखेगा कि मैंने क्यों 3 मंथ में म्यूटेशन डिसीजन नहीं सुनाया। और सेक्शन 42 का सबसेक्शन 12 ये कहता है कि रजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी बाद वाले डिसीजन डॉक्यूमेंट्स पे। अगर एक कोई प्रीवियस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसको प्रायोरिटी या प्रेफरेंस दी जाएगी बाद वाले डॉक्यूमेंट पे। मिसाल के तौर पे ए शख्स जो है वो जमीन बेचता है बी शख्स को, किस तरीके से? थ्रू रजिस्टर्ड डीड इन जनवरी। जनवरी के अंदर ए शख्स जो है वो बी को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जरिए जमीन बेचता है मंथ ऑफ जनवरी में। उसके बाद वही जो ए शख्स है वो जमीन बेचता है मार्च में सी शख्स को। तो जो जमीन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जरिए, रजिस्टर्ड डीड के जरिए पहले जनवरी में बेची जा चुकी है, उसको क्या होगी? उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जनवरी की जो ट्रांजैक्शन है उसको प्रायोरिटी क्यों मिलेगी? क्योंकि जनवरी में जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो रजिस्टर्ड डीड के जरिए हुई थी। तो रजिस्टर्ड डीड के जरिए, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जरिए जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसको प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद सेक्शन 42 का सब सेक्शन 13 ये कहता है कि अगर मुख्तलिफ लोगों के नाम पे ज्वाइंट कोई प्रॉपर्टी पड़ी है तो उसको आइडेंटिफाई करने का क्या प्रोसीजर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अकमल है, मुदस्सिर है, मुजम्मिल है, हम 4 भाई हैं। अगर हमारे नाम पे ज्वाइंट प्रॉपर्टी पड़ी है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? तो एक रजिस्टर्ड जो ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है जिसमें ज्वाइंट ओनर्स हों उसको मेंशन करना चाहिए। अगर कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है ट्रांसफर का तो उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि लैंड का मैप उसमें होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, एरिया मेंशन होना चाहिए, मेजरमेंट्स उसमें लिखी जानी चाहिए, और बाउंड्रीज, फील्ड बाउंड्रीज जो है उसमें मेंशन होनी चाहिए किस किस डॉक्यूमेंट में रजिस्टर्ड ट्रांसफर डीड या रजिस्टर्ड ट्रांसफर डॉक्यूमेंट के अंदर मैप, एरिया, मेजरमेंट और बाउंड्रीज मेंशन की जानी चाहिए। पर्पस क्या है इसका? ताकि जो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर जिसकी जिसके काफी सारे ओनर्स, उसके जॉइंट ओनर्स हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन की जा सके कि ए बी सी डी की जमीनें कहाँ कहाँ पे पड़ी हैं। उसके बाद सेक्शन 42 का सब सेक्शन ए भी एक है। इस चैप्टर में हम देखेंगे इस लेक्चर में। अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं 42 में उनका ताल्लुक पीरियोडिकल रिकॉर्ड के उन हिस्सों के साथ था जिनका ताल्लुक लैंड ओनर के साथ है। अब हम देख रहे हैं 42 सब सेक्शन ए, रिपोर्ट ऑफ एक्विजिशन राइट्स थ्रू अराजी रिकॉर्ड सेंटर। कि अगर कोई किसी शख्स ने राइट अक्वायर किया है तो पहले हमने पढ़ा सेक्शन 42 में कि वो पटवारी को रिपोर्ट करेगा जो बंदा भी अक्वायर करेगा, और पटवारी क्या करेगा? रोजनामचा में और रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में एंट्री करेगा। अगर किसी शख्स ने 42A सेक्शन ये कहता है कि अगर किसी शख्स ने जमीन अक्वायर की है, जमीन में राइट्स अक्वायर किए हैं, तो वो अक्विजिशन की जो रिपोर्ट होगा वो किसको देगा? अराजी रिकॉर्ड सेंटर को देगा। और ये सेक्शन जो है ये बेसिकली कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड सिस्टम के साथ डील करता है, क्योंकि जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स हैं वो कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड सिस्टम की ही एक मैनिफेस्टेशन है। तो सेक्शन 42 में हमने पढ़ा कि अगर कोई शख्स राइट्स अक्वायर करता है किसी पर्टिकुलर जमीन में तो वो पटवारी को रिपोर्ट करेगा। लेकिन सेक्शन 42A ये कहता है कि अगर किसी शख्स ने कोई राइट्स अक्वायर किया है किसी जमीन में तो वो लैंड रिकॉर्ड अराजी सेंटर में जाएगा और वहां रिपोर्ट करेगा। तो सेक्शन 41 में ए में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई पीरियोडिकल रिकॉर्ड है तो उसकी वो हम कंप्यूटराइज करते हैं। ये हमने सेक्शन, ये बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जिसमें चैप्टर 6 पार्ट ए में हमने पढ़ा था कि सेक्शन 41 डील करता है पीरियोडिकल रिकॉर्ड को, और 41A जो है वो डील करता था कि अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो हैं उनको कंप्यूटराइज किया जाए तो उसको हम कहते हैं सेक्शन 41A। तो अब अगर कोई देखें कि अगर एक शख्स ने जमीन अक्वायर की है या उसमें राइट्स अक्वायर किए हैं तो वो किसको रिपोर्ट करेगा? वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर में जाएगा और वहां के उसके अंदर जो मुलाजिम होगा, ऑफिशियल होगा, उसको वो बताएगा। पटवारी को वो नहीं बताएगा। सेक्शन 42A के मुताबिक वो पटवारी के पास नहीं जाएगा बल्कि वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर के ऑफिशियल के पास जाएगा और उसको इन्फॉर्म करेगा कि मेरे फलां जमीन में मेरे कुछ राइट्स मैंने हासिल किए हैं। अब अराजी रिकॉर्ड सेंटर क्या है? बेसिकली पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी, पेलरा, जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एक्ट है 2017 के तहत मुख्तलिफ सेंटर्स बनाए गए जो बेसिकली कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड सर्विस सेंटर्स हैं। ये बेसिकली कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड्स सेंटर्स हैं। तो ये किस एक्ट के तहत मुतारफ करवाए गए? जो कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड अराजी सेंटर्स हैं, ये पेलरा, पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी एक्ट 2017 के तहत बनाए गए हैं पंजाब में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में। इसका प्रोसीजर क्या है कि जो भी शख्स जमीन अक्वायर करता है या किसी जमीन में राइट्स अक्वायर करता है वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर के पास जाता है। अराजी रिकॉर्ड सेंटर क्या करेगा? उसकी जो वो रिपोर्ट करेगा उसको प्रोसेस करेगा और फिर क्या करेगा? वो कंप्यूटराइज म्यूटेशन एंट्री करेगा। यानी कोई शख्स जिसने लैंड रिकॉर्ड, किसी लैंड में राइट्स अक्वायर किए हैं,
वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर में जाएगा, अराजी रिकॉर्ड सेंटर उसको प्रोसेस करेगा और ऑनलाइन यानी कंप्यूटराइज म्यूटेशन का इंतकाल का प्रोसेस किया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 43। सेक्शन 43 देखें, हमने सेक्शन 42 में बार बार ये बात की कि सेक्शन 42 का ताल्लुक पीरियडिकल रिकॉर्ड के उन हिस्सों के साथ है जिनका ताल्लुक लैंड ओनर के साथ है, जमीन के मालकान के साथ है। सेक्शन 43 का ताल्लुक जमीन मालकान से, लैंड ओनर से नहीं है, बल्कि ये पीरियडिकल रिकॉर्ड के उन हिस्सों के साथ डील करता है। सेक्शन 43 जो दैट इज रिलेटेड टू अदर पर्सन, जो कि जमीन के मालकान नहीं है। सेक्शन 42 में हमने कहा था कि सेक्शन 42 डील विद लैंड ओनर्स, यानी दोज पार्ट्स ऑफ पीरियडिकल रिकॉर्ड विच आर कनेक्टेड विद लैंड ओनर्स। लेकिन सेक्शन 43 जो है ये डील करता है पीरियडिकल रिकॉर्ड के उन हिस्सों के साथ जिनका ताल्लुक बाकी लोगों के साथ है। वो बाकी लोग कौन हो सकते हैं? मज़ारे हो सकते हैं, ऑक्युपायर जो जमीन के ऊपर उन्होंने जो जमीन का पोजेशन रखते हो, या ऐसे शख्स जिनकी जमीन में कोई ना कोई इंटरेस्ट हो, दिलचस्पी हो, जिनका जमीन के ऊपर कोई ना कोई क्लेम हो। तो सेक्शन 42 डील्स विद periodical records which are connected with landowners and section 43 deal with other person who are not landowners। वो कौन हो सकते हैं? टेनेंट्स, वो ऑक्युपायर्स हो सकते हैं, या अदर पर्सन हु हैव एनी एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन लैंड। अब टाइप ऑफ एंट्रीज की अगर हम बात करें तो दो किस्म की सिचुएशन हो सकती हैं। ये जो सेक्शन 43 में हमने बात की कि अगर कोई और लोग हैं जैसे टेनेंट्स हैं, ऑक्युपायर्स हैं, या एनी पर्सन हु हैव एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन लैंड, अदर पर्सन जो है अगर वो जमीन में कोई राइट्स अक्वायर करते हैं, तो दो किस्म की सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन क्या हो सकती है कि अगर अनडिस्प्यूटेड इंटरेस्ट है, यानी कि जिस वो और लोग हैं जो लैंड ओनर्स नहीं है, अगर उन्होंने जमीन में कुछ राइट्स अक्वायर किए हैं, दो लोग हैं, तीन लोग हैं, पांच, जितने भी लोग हैं, अगर उनका आपस में कोई झगड़ा नहीं है, यानी अनडिस्प्यूटेड इंटरेस्ट अगर उनकी है, तो पटवारी रिकॉर्ड करेगा। मिसाल के तौर पे एक टेनेंट जो है उसने कुछ राइट्स अक्वायर किए और बाकी टेनेंट्स कहते हैं कि बाकी इसने राइट्स अक्वायर किए हैं, कोई झगड़ा नहीं है, तो पटवारी रिकॉर्ड को एंटर कर देगा सिंपली। और अगर ऐसा है कि डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट है, यानी कि अगर दो तीन लोग हैं उनके दरमियान में झगड़ा है, एक शख्स ये कहता है कि ये जमीन मैंने ले ली है, दूसरा शख्स कहता है कि ये जमीन मेरी है, अगर डिस्प्यूट है तो उस सूरत में क्या करेगा पटवारी? सिर्फ रिकॉर्ड, जैसे हमने पहले पढ़ा कि अगर पटवारी, अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है, अनडिस्प्यूटेड है, तो पटवारी रिकॉर्ड कर देगा सिंपली। अगर डिस्प्यूटेड रिकॉर्ड है तो पटवारी सबसे पहले किस में करेगा एंट्री? पटवारी म्यूटेशन रजिस्टर में, इंतकाल के रजिस्टर में एंट्री करेगा। और उसका प्रोसीजर क्या है कि सेक्शन 42 सब सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 42 सब सेक्शन 11 तक वो पूरा रिकॉर्ड करेगा। ये सेक्शन 42 वाला जो सेक्शन सब सेक्शन 6 से लेकर सब सेक्शन 11 तक का जो पूरा प्रोसेस था, ये हम अभी पहले पढ़ चुके हैं। इसमें बेसिकली म्यूटेशन का ही प्रोसेस है। वो रिपोर्ट करेगा, और अगर वो कोई उसमें आ, पटवारी म्यूटेशन रजिस्टर में एंटर करेगा, उसको डिस्प्ले करेगा। अगर वो डिस्प्ले नहीं करता, कोई अफेक्टेड पार्टी है, वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाएगा, रेवेन्यू ऑफिसर विद इन 3 मंथ्स उसका फैसला करेगा। अगर वो नहीं करता तो उसकी रिटर्न रीजन लिखेगा, वो सारा प्रोसीजर होगा। और इसका प्रोसेस क्या है बेसिकली कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं सेक्शन 42 के सब सेक्शन 6 से लेकर सब सेक्शन 11 तक। अब उसके बाद सेक्शन 43 की बात हमने कर ली कि सेक्शन 43 डील विद दोज पार्ट ऑफ पीरियडिकल रिकॉर्ड विच आर नॉट कनेक्टेड विद लैंड ओनर्स, बल्कि इसका ताल्लुक अदर पर्सन से है, जो कि टेनेंट्स हो सकते हैं, ऑक्युपायर्स हो सकते हैं, या एनी अदर पर्सन हु हैव एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन लैंड। अब ये सेक्शन 43 हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं सेक्शन 44। अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं, यानी कि लैंड रिकॉर्ड्स में कोई लोगों के डिसएग्रीमेंट्स हैं या झगड़े हैं, कोई तनाजे है या अनाद है कोई, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट है तो फिर रिकॉर्ड को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, और अगर कोई डिस्प्यूट है तो फिर रिकॉर्ड को कैसे रिवाइज किया जाएगा, और अगर कोई डिस्प्यूट है तो फिर म्यूटेशन की इंक्वायरी कैसे होगी, यानी इंतकाल की इंक्वायरी का क्या प्रोसीजर होगा। सबसे पहले बड़ी अथॉरिटी कौन सी है? जब भी कोई लैंड रिकॉर्ड में कोई डिस्प्यूट आ जाए तो अथॉरिटी क्या है? एक रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो अथॉरिटी है जो उस डिस्प्यूट को सुन सकता है, उसका फैसला कर सकता है। लेकिन वो जो रेवेन्यू ऑफिसर है, दैट रेवेन्यू ऑफिसर शुड नॉट बी अंडर द रैंक ऑफ कलेक्टर ऑफ सब डिवीजन। सब डिवीजन क्या होती है? दो से तीन तहसीलें मिलकर अक्सर एक सब डिवीजन बनाते हैं, यानी हर सब डिवीजन एक तहसील होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर तहसील भी एक सब डिवीजन हो, क्योंकि सब डिवीजन एक बड़ी चीज है, उसमें दो या दो से ज्यादा तहसीलें हो सकती हैं। तो अगर कोई डिस्प्यूट है लैंड रिकॉर्ड्स में, तो उसका फैसला एक रेवेन्यू ऑफिसर करेगा, हु शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ कलेक्टर ऑफ सब डिवीजन। अब
प्रोसीजर क्या है, एक रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, कंसर्न पार्टीज को सुनेगा, इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, और जो एविडेंस दे रहे होंगे, बाकी पार्टीज दे रही होंगी जिनके दरमियान में झगड़ा है, डिस्प्यूट है, वो हर पार्टी जो अपना एविडेंस लेके आएगी, सबूत लेके आएगी, उसको वो एग्जामिन करेगा, और फिर वो एक करेक्ट एंट्री डिसाइड करेगा, और उसकी रीजन लिखेगा कि मैंने ऐसा क्यों सोचा। जो भी उसने उसको उसके सामने रिकॉर्ड आएगा, एविडेंस आएगा, वो पार्टीज को सुनेगा, तो अपनी रीजन की बुनियाद पे वो कोई फैसला सुना देगा। ये हमने सेक्शन पढ़ लिया बेसिकली, सेक्शन 44, जिसमें डिस्प्यूट का मामला था। मिसाल के तौर पे ए क्लेम करता है कि आई हैव इनहेरिटेड दिस लैंड, कि मुझे विरासत में ये जमीन मिली है। बी कहता है नो आई हैव परचेज्ड इट, कि मैंने ये आपको इनहेरिटेंस में नहीं मिली, बल्कि ये जमीन मैंने खरीदी है। अब रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, इंक्वायरी करेगा, और फिर वो उस एंट्री को डिसाइड करेगा कि ये जमीन ए के नाम पे है, ए की है या बी की है, और वो उसके साथ रीजन भी लिखेगा। अब डिस्प्यूट रिगार्डिंग पोजेशन, समटाइम रेवेन्यू ऑफिसर कैन नॉट डिटरमिन हु इज एक्चुअली इन द पोजेशन। बात रेवेन्यू ऑफिसर ये डिसाइड नहीं कर पाता, वो इस पोजीशन में नहीं होता कि कौन जो है किसके पास जमीन की पोजीशन है, यानी कि जमीन के ऊपर कब्जा किसका है। तो उस सूरत में रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर जो है, इफ अ रेवेन्यू ऑफिसर इज असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड और अबव, अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर फर्स्ट ग्रेड का है या उससे अबव ग्रेड का है, तो वो क्या करेगा, वो पार्टीज को हियर करेगा, उनसे एविडेंस लेगा, और देखेगा कि कौन शख्स इसका इंटाइटल्ड है, और उसी को वो जमीन की पोजीशन दे देगा। अगर, और ये जो जमीन उसको वो देगा, ये टेम्पोररी डिसीजन होगा, ऐसा नहीं है कि कोर्ट इसको चैलेंज नहीं कर सकती, बल्कि कोई सिविल कोर्ट, इस सिविल कोर्ट में ये मामला अगर जाएगा, तो सिविल कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, सिविल कोर्ट उस मामले को, उस रेवेन्यू ऑफिसर के फैसले को कैटापल्ट भी कर सकती है, चेंज भी कर सकती है। तो हमने बात क्या की कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर को ये समझ नहीं आ रही कि पार्टी ए या बी कौन किसके पास ये जमीन है, तो अगर रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो कलेक्टर ग्रेड 1 है या इससे अबव लेवल का बंदा है रेवेन्यू ऑफिसर, तो वो क्या करेगा, वो दोनों पार्टीज को सुनेगा, एविडेंस लेगा, और फैसला करेगा कि कौन इस जमीन का इंटाइटल्ड है, और वो उसके नाम उसको पोजीशन देगा। लेकिन ये डिसीजन उसका टेम्पररी होगा, और इसको सिविल कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब ये सेक्शन 44 में हमने देखा कि डिस्प्यूट का कोई केस था, तो रेवेन्यू ऑफिसर उसमें क्या करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड, हमने ये क्या कहा कि कौन फैसला करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ कलेक्टर ऑफ सब डिवीजन। और अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर को ये समझ नहीं आ रही कि ए के नाम या बी के नाम किसके नाम, जो जमीन जमीन किसके कब्जे में है, किसके पोजीशन में है, तो अगर रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड है या इससे अबव ग्रेड का बंदा है रेवेन्यू ऑफिसर, तो वो पार्टीज को सुनेगा, एविडेंस लेगा, और जिस शख्स के नाम उसको लगता है उसकी सूझबूझ के मुताबिक, उसके फहम के मुताबिक, वो उसके नाम पे जमीन को की पोजीशन को ट्रांसफर कर देगा, और ये टेम्पोररी डिसीजन होगा, इसको सिविल कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये सेक्शन 44 हमने पढ़ा, जो बेसिकली डिस्प्यूट के मामले में था। अब हम बात करते हैं सेक्शन 45। सेक्शन 45 जो है वो है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन वेरिएशन ऑफ एंट्रीज, कि अगर कोई एंट्रीज हैं तो उनको उनकी वेरिएशन, जो उनके अंदर तगय्युर तब्दीली नहीं करनी, उसके ऊपर पाबंदी है, लिमिटेशंस है, रेस्ट्रिक्शंस है। ये सेक्शन क्या करता है, बेसिकली इस सेक्शन की जो सोल है, जो रू है, वो ये है कि लैंड के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रिवेंट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जाए, अननेसेसरी गैर जरूरी उसमें तब्दीली ना की जाए। अगर कोई लैंड रिकॉर्ड में एंट्रीज हो चुकी हैं, तो उनमें वेरिएशन, तब्दीली, तगैर, उसमें कोई टेम्परिंग ना की जाए। तो ये सेक्शन 45 जो है, ये लैंड रिकॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है कि उसमें गैर जरूरी तब्दीली ना की जाए। तो जनरल रसूल क्या है इसमें, बेसिकली कि लैंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जो एंट्री की जाती है, या पीरियडिकल रिकॉर्ड में जो एंट्रीज की जाती हैं, उनको कैजुअली चेंज नहीं किया जा सकता। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो सेक्शन 39 डील करता है, और पीरियडिकल रिकॉर्ड जो सेक्शन 41 डील करता है, उसमें जो नॉर्मली एंट्री की जाती है, उनको कैजुअली, आम तरीके से, रैंडमली चेंज नहीं किया जा सकता, उनको वेरी, तब्दील या उसको अल्ट्रेशन उसमें नहीं की जा सकती। हाँ, सिर्फ उस वक्त उनको चेंज किया जा सकता है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो सेक्शन 39 में के मुताबिक डील किए जाते हैं, और सेक्शन 41 के तहत जो पीरियडिकल रिकॉर्ड डील किए जाते हैं, उनके अंदर तब्दीली तब की जा सकती है अगर फैक्ट्स ये साबित कर दें कि रिकॉर्ड पहले जो एंट्री थी वो गलत थी। मिसाल के तौर पे, अगर कोई रॉन्ग नेम गलती से लिखा गया है, तो उस तब उसको चेंज किया जा सकता है। अगर पार्टीज एग्री करें, अगर तमाम जो हीयर्स हैं, यानी कि जो वारसीन है, अगर वो कहें कि ओनरशिप जो फलां के नाम पे है, अगर तमाम जो वारसीन है, एक शख्स जो फौत हो गया उसके तमाम वारसीन अगर कंसेंसस के साथ किसी एंट्री के ऊपर इत्तेफाक करते हैं, तो वो एंट्री फिर वो उसको चेंज किया जा सकता है।
और अगर कोर्ट कोई ऑर्डर दे दे, यानी कोर्ट कोई डेक्री सुना दे, या कोर्ट का कोई रेवेन्यू ऑफिसर का कोई ऑर्डर आ जाए, सिविल कोर्ट कोई ओनरशिप के हवाले से कोई डेक्री जारी कर दे, तब भी जो पीरियडिक रिकॉर्ड है या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है उसके अंदर तब्दीली की जा सकती है। या अगर कोई न्यू मैप्स अगर चाहिए हो, रिक्वायर्ड हो, अगर बाउंड्रीज चेंज हो रही हो, जमीनों की, एस्टेट की बाउंड्रीज चेंज हो रही हो और नए नक्शे बनाने हो, तब भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में और पीरियडिक रिकॉर्ड में तब्दीली की जा सकती है। लेकिन वैसे जनरल असूल ये है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और पीरियडिक रिकॉर्ड में कैजुअली, रैंडमली तब्दीलियां नहीं की जा सकती, यानी रेस्ट्रिक्शन है ऑन वेरिएशन ऑफ पीरियडिक रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। ये सेक्शन हमने पढ़ा कौन सा, सेक्शन नंबर 45, जो डील करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन द वेरिएशन ऑफ एंट्रीज के। जो पीरियडिकल रिकॉर्ड की और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की जो एंट्रीज हैं उनको वेरी नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए, उसमें तगय्युर, तब्दीली या अल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर नए मैप्स बनाने हों, अगर फैक्ट साबित हो जाए, या पार्टीज अगर एग्री करें, या कोर्ट का फैसला आ जाए, तो तब जाके वो चेंज की जा सकती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या है कि सेक्शन 45 किस चीज के साथ डील करता है कि ये लैंड रिकॉर्ड की प्रोटेक्शन और रेवेन्यू की जितनी भी एंट्रीज होती है उनकी स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। कि सेक्शन 45 ये कहता है कि लैंड रिकॉर्ड को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उसमें कैजुअली चेंजेस नहीं की जानी चाहिए। और लैंड रिकॉर्ड के अंदर जो रेवेन्यू की एंट्रीज होती हैं, म्यूटेशन की, ट्रांसफर की, पार्टीशन की, इनहेरिटेंस की या गिफ्ट की, या फॉर एग्जांपल मॉर्टगेज की कोई भी एंट्री है, तो उसको जो खामखा बगैर किसी रीजन के चेंज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको स्टेबल रखना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। ये सेक्शन 45 है बेसिकली, जो लैंड रिकॉर्ड को चेंज करने से रोकता है बेसिकली। हाँ, अगर कोई स्पेशल केसेस हो कि न्यू मैप्स बनाने हो, पार्टीज एग्री करें और नए फैक्ट साबित हो जाएं, या कोई कोर्ट ऑर्डर कर दे, तब हो सकता है, तब कोर्ट रिकॉर्ड में, तब वो लैंड रिकॉर्ड में तब्दीलियां की जा सकती हैं। अब सेक्शन 46 जो है कि म्यूटेशन फीस को साथ डील करता है कि अगर कोई रेवेन्यू को एंट्री हुई है, यानी कि कोई सेल हुई है, कोई परचेज हुई है, कोई इनहेरिटेंस हुई है, कोई गिफ्ट हुआ है, कोई पार्टीशन हुई है, या कोई मॉर्टगेज हुआ है, कोई भी अगर रेवेन्यू की एंट्री हुई है, उसकी फी कितनी पे करनी होगी, ये सेक्शन डील करता है 46। अथॉरिटी कौन सी है, अथॉरिटी है बेसिकली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये फिक्स करती है कि म्यूटेशन की फीस कितनी होगी, कॉपी को डॉक्यूमेंट करके देना है किसी पार्टी को, उस कॉपी की फीस कितनी होगी, और रिकॉर्ड की एंट्री की फी कितनी होगी। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिसाइड करता है कि म्यूटेशन फी कितनी होगी। और म्यूटेशन फी कौन पे करेगा, जिस शख्स के फेवर में एंट्री हुई है। यानी कि अगर मैंने जमीन परचेज की है, तो अब मैं बेनिफिशियरी हूं, तो मैं फी पे करूंगा। यानी अगर कोई बायर जमीन बाय करता है, तो बायर ही म्यूटेशन फी पे करेगा। और इस हवाले से एक बात याद रखें, वैल्यूएशन ऑफ लैंड, कि अगर म्यूटेशन फी डिपेंड करती है कि लैंड की वैल्यू कितनी है। अगर सपोज एक जमीन देहात की है, एक जमीन शहर की है, तो उनकी म्यूटेशन फीस डिफरेंट होगी। तो अगर, अब ये कहाँ से पता चलेगा कि किसी जमीन की जो किसी खास एस्टेट में है उसकी म्यूटेशन फी कितनी होगी। तो बेसिकली स्टैंप एक्ट 1899 के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है, जो बेसिकली डीसी होता है, वो एक वैल्यूएशन टेबल नोटिफाई करता है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीसी, जिसको हम कलेक्टर कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है, वो वैल्यूएशन टेबल जारी करता है अकॉर्डिंग टू स्टैंप एक्ट 1899। उसके मुताबिक मुकर्रर होती है कि कौन से मौजा, कौन से एस्टेट की जमीनों के ऊपर कितनी म्यूटेशन फीस होगी। उसके बाद सेक्शन 47 हम देख लेते हैं। सेक्शन 46 डील करता था म्यूटेशन फी के साथ। सेक्शन 47 ये है कि ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, कि हर पार्टी, ये उसके ऊपर ये जरूरी है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जो उसके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि हर शख्स के ऊपर ये लीगल ड्यूटी है, हर शख्स के ऊपर, हर बंदा लीगली बाउंड है कि वो क्या प्रोवाइड करे, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है किसी जमीन में, राइट्स के हवाले से, इंटरेस्ट के हवाले से, लाइबिलिटीज के हवाले से, पेमेंट्स के हवाले से। तो हर शख्स जो है उससे पूछा जा सकता है कि जो इंफॉर्मेशन किसी जमीन में, किसी एस्टेट में, रिकॉर्ड्स, राइट्स, इंटरेस्ट, लाइबिलिटीज के हवाले से आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। अच्छा, अब ये कौन डिमांड कर सकता है इंफॉर्मेशन, एक रेवेन्यू ऑफिसर डिमांड कर सकता है, किसी भी शख्स से कह सकता है कि आप फलां एस्टेट के अंदर जो रिकॉर्ड, राइट्स, इंटरेस्ट या लाइबिलिटीज के बारे में आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। या एक एस्टेट का जो पट, जी, हम बात कर रहे थे बेसिकली लैंड रिकॉर्ड की, और हम बात कर रहे थे सेक्शन 47। हम ये कह रहे थे सेक्शन 47 में हमने कहा कि हर शख्स जो है वो ड्यूटी बाउंड है कि वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जो इंफॉर्मेशन उसके पास होगी। कि किसी स्टेट के अंदर कोई जमीन जो है, कोई स्टेट जो है उसके बारे में राइट्स,
इंटरेस्ट और लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन पटवारी भी पूछ सकता है और रेवेन्यू ऑफिसर भी पूछ सकता है किसी भी शख्स को बुला के। और उसका पर्पस क्या है कि लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जाए। मिसाल के तौर पे अगर कोई सेटलमेंट का ऑपरेशन है यानी बंदोबस्त हो रहा है, तो पटवारी किसी लैंड ओनर से पूछ पूछ सकता है कि आपके पास जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाएं। या लैंड ओनर जो है वो लीगली बाउंड है कि वो कोऑपरेट करे पटवारी के साथ, रेवेन्यू ऑफिसर के साथ। तो सेक्शन 47 में यह है कि पटवारी रेवेन्यू ऑफिसर किसी भी शख्स को लीगली बाउंड कर सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करे राइट्स के बारे में, लाइबिलिटीज के बारे में, और इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट के हवाले से किसी भी स्टेट के अंदर। ये सेक्शन 47 है। और अक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट, अगर वो कोई बंदा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है, अगर रेवेन्यू ऑफिसर या पटवारी उसे कहता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें, फलां डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, ओनरशिप डॉक्यूमेंट, तो वो जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा या जो पटवारी होगा जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा होगा वो एक्नॉलेजमेंट देगा। यानी वो कोई ऐसी रिसीट देगा या कोई ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट देगा कि हमने आपसे ये डॉक्यूमेंट लिया है, आपने ये फलां डेट के ऊपर ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है हमारे सामने। और लास्ट, ये सेक्शन 47 में हमने ये कहा कि हर शख्स जो किसी भी स्टेट में है वो लीगली बाउंड है कि पटवारी या रेवेन्यू ऑफिसर उससे अगर कोई भी किसी स्टेट के हवाले से राइट्स या लाइबिलिटीज या किसी चीज के हवाले से भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने का मजाज है, वो लाजमी बाउंड है, लीगली बाउंड है। और आखिर पे सेक्शन 48 में ये है, पेनल्टी को डील करता है, जो लास्ट सेक्शन है इस वीडियो लेक्चर का, कि ये सेक्शन प्रोवाइड करता है पनिशमेंट कि अगर कोई बंदा कंप्लाई नहीं करता, यानी कंप्लायंस शो नहीं करता। इसमें ऑफेंसेस हैं कि अगर एक शख्स जो है उसको कहा गया है, एक शख्स जमीन में राइट्स अक्वायर करता है लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करता पटवारी को, या अराजी रिकॉर्ड सेंटर में विद इन 3 मंथ्स रिपोर्ट नहीं करता। अगर कोई शख्स जमीन में राइट्स अक्वायर करता है तो उसको चाहिए कि वो पटवारी को या लैंड रिकॉर्ड अराजी सेंटर को जाके रिपोर्ट करे। अगर वो विद इन 3 मंथ रिपोर्ट नहीं करता तो उसके ऊपर पनिशमेंट होगी। इसी तरीके से अगर कोई शख्स जो है उसको पटवारी या रेवेन्यू ऑफिसर ये कहता है कि आप फलां इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें या फलां डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें अंडर सेक्शन 47, जिसमें हर शख्स लीगली बाउंड है जो किसी भी स्टेट में रहता हो, कि अगर उसको पटवारी या रेवेन्यू ऑफिसर कोई किसी भी स्टेट की राइट्स या लाइबिलिटीज के हवाले से उससे कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है, डॉक्यूमेंट मांगता है, तो वो लीगली बाउंड है। अगर वो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं करता, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करता जो रेवेन्यू ऑफिसर या पटवारी ने मांगा है अंडर सेक्शन 47, तो उसको भी पनिशमेंट दी जाएगी। और वो पनिशमेंट क्या है, 500 रुपए तक उसको पनिशमेंट दी जा सकती है, फाइन दिया जा सकता है। अब हम ये जो आज लेक्चर हमने पढ़ा इसके अंदर सारे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पेपर में आ सकते हैं, उसमें ये है कि म्यूटेशन प्रोसीजर जो प्रोसीडिंग्स हैं स्टार्ट विद रिपोर्ट टू हुम। म्यूटेशन यानी कि इंतकाल का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले रिपोर्ट किसको किया जाना चाहिए, या पटवारी को या अराजी रिकॉर्ड सेंटर को फॉर कंप्यूटराइजेशन। उसके बाद रोजनामचा कौन मेंटेन करता है, पटवारी। उसके बाद म्यूटेशन इंक्वायरी जो है वो कौन कंडक्ट करता है, रेवेन्यू ऑफिसर। उसके बाद टाइम लिमिट क्या है, अगर कोई राइट किसी जमीन में अगर हमने अक्वायर किया हो तो कितने महीने में, एटलीस्ट विद इन हाउ मच टाइम हमें वो रिपोर्ट करना चाहिए कि हमें फलां जमीन में हमने राइट अक्वायर कर दिए। विद इन 3 मंथ्स ये पता होना चाहिए आपको। डिस्प्यूट रिगार्डिंग एंट्रीज आर डिसाइडेड अंडर विच सेक्शन। अगर कोई जमीन के हवाले से डिस्प्यूट्स हो, तनाज़ा हो, तो उसको डिसाइड किस सेक्शन के तहत किया जाता है, सेक्शन 44 डिसाइड करता है जमीन के तनाज़ात को। और रेस्ट्रिक्शन ऑन चेंजिंग रेवेन्यू एंट्रीज, अगर कोई लैंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में या पीरियडिकल रिकॉर्ड में कोई एंट्री हो चुकी है, रेवेन्यू एंट्री, उसको चेंज नहीं किया जाना चाहिए जब तक कोई मैप्स ना बनाने हो, जब तक कोर्ट की डिग्री ना हो, जब तक कोई न्यू फैक्ट्स प्रूव ना हो चुके हो, जब तक पार्टीज एग्री ना हो जाए, तो रिकॉर्ड एंट्रीज को चेंज नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो रिकॉर्ड को चेंज ना करने के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है, ये कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 45 में। म्यूटेशन फी कौन फिक्स करता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और मैक्सिमम फाइन कितना है अंडर सेक्शन 48, कि अगर कोई शख्स राइट अक्वायर करता है जमीन में लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करता विद इन 3 मंथ्स, या अगर किसी शख्स को पटवारी या रेवेन्यू ऑफिसर कहता है कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे या इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करे और वो नहीं प्रोड्यूस करता, इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करता, तो उस पर कितना फाइन हो सकता है, अप टू 500 रुपीज। अब पूरे लेक्चर की अगर हम समरी देखें तो सेक्शन 42 डील करता है कि अगर कोई लैंड ओनर याद रखें, सेक्शन 42 डील विद लैंड ओनर। और लैंड ओनर का पीरियडिकल रिकॉर्ड जो है वो सेक्शन 42 में। तो अगर कोई लैंड ओनर राइट अक्वायर करेगा तो वो रिपोर्ट करेगा किसको, पटवारी को या अराजी रिकॉर्ड सेंटर को, और पूरा म्यूटेशन का प्रोसेस, इंतकाल का प्रोसेस चलेगा। सेक्शन 42 ए में ये था कि अगर कोई बंदा राइट्स अक्वायर करता है तो वो किसके पास जाएगा, अराजी रिकॉर्ड सेंटर में जाएगा। और सेक्शन 42 में कहा जाएगा, पटवारी के पास। सेक्शन 42 ए में कहा जाएगा, अराजी रिकॉर्ड सेंटर में। सेक्शन 43 में यह था कि अगर किसी और शख्स, यानी कि लैंड ओनर की बात नहीं हो रही, कोई और शख्स यानी कि वो टेनेंट हो सकता है, ऑक्युपायर हो सकता है, या कोई और शख्स जिसकी लैंड के अंदर कोई इंटरेस्ट है, अगर वो पीरियडिकल रिकॉर्ड में उसके नाम पे कोई एंट्री हो रही होगी, म्यूटेशन हो रही होगी,
तो उसके साथ ये डील करता है सेक्शन 43। और सेक्शन 44 डील करता है कि अगर कोई डिस्प्यूट्स आ जाए तो उसको डिसाइड किया जा सकता है, कौन डिसाइड कर सकता है? रेवेन्यू ऑफिसर। और सेक्शन 45 था कि जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है या पीरियडिक रिकॉर्ड है उसमें एंट्रीज को चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ मखसूस केसेस में चेंज किया जा सकता है। सेक्शन 46 ये था कि फी इम्पोज, जो म्यूटेशन फी है वो कौन इम्पोज कर सकता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सेक्शन 47 ये था कि अगर कोई पटवारी या रेवेन्यू ऑफिसर किसी बंदे को, स्टेट के किसी बंदे को बुलाता है कि आप फलां इन्फॉर्मेशन या फलां डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, तो वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है उसके लिए कि वो इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट जो रेवेन्यू ऑफिसर या पटवारी को चाहिए वो लाजिम प्रोड्यूस करे। और लास्ट सेक्शन जो हमने पढ़ा वो सेक्शन 48 था कि अगर कोई शख्स राइट अक्वायर करता है जमीन में और वो उसको रिपोर्ट नहीं करता विद इन 3 मंथ, या किसी शख्स से पटवारी या रेवेन्यू ऑफिसर कोई इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट मांगता है और वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस करता या इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो उस पर 500 तक फाइन हो सकता है। ये सेक्शन 48 था। अब ये इलेक्शन यहाँ पे खत्म हुआ। तहसीलदार और नायब तहसीलदार की तैयारी के लिए जो रेवेन्यू लॉज है और जो जीके जो है, इन दोनों की तैयारी के लिए मेरा 2 मंथ का एक सेशन स्टार्ट हो चुका है, जो बेसिकली डेली बेसिस पे जीके का आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगले दिन उसका जीके का टेस्ट होगा ऑनलाइन। इसी तरीके से डेली बेसिस पे आपको रेवेन्यू लॉ का एक लेक्चर मिलेगा और अगले दिन उसका रेवेन्यू लॉ का टेस्ट होगा। जो एक महीने में 15 रेवेन्यू लॉज के टेस्ट होंगे, 15 जीके के टेस्ट होंगे। इस 2 मंथ के पूरे सेशन की टोटल फीस 6,000 है, लेकिन पहले जो 50 कैंडिडेट्स होंगे उनको 50% फीस वेव ऑफ होगी, यानी उनकी फीस 6,000 की बजाय 2 महीनों की फीस 3,000 होगी। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, जो तहसीलदार के लिए जीके, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए जीके और रेवेन्यू लॉज आपके बैक वक्त तैयार होंगे विद इन 2 मंथ्स। तो अगर आप इस सेशन को एनरोल करना चाहते हैं इसमें, तो 0332 6896 568 पे व्हाट्सएप करें अपना नाम, सिटी और क्वालिफिकेशन लिख के, ताकि मैं आपको एनरोल कर सकूं और आप इस 50% फी डिस्काउंट से फायदा उठाएं, जिसमें 2 मंथ में आपकी जीके और रेवेन्यू लॉज की मुकम्मल तैयारी होगी। अपना ख्याल रखें। और अगर कोई इस वीडियो लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखें ताकि मैं उसको एड्रेस कर सकूं। मैं अपने आने वाले लेक्चर में पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का जो चैप्टर 6 है, जो लैंड रिकॉर्ड्स के साथ डील करता है, उसका पार्ट 3 जो है कवर करूंगा, जो कि चैप्टर 6 को कंप्लीट करेगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इंग्लिश विद अजमल खान इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।